सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला संपन्न। रेलवे बदल रहा है अपने कबाड़ हो चुके कोचों को आलीशान रेस्टोरेंट की शक्ल में। संकट मोचन संगीत समारोह शताब्दी वर्ष की दूसरी निशा में संगीत की त्रिवेणी बही। पूरी रात श्रोता संगीत के त्रिवेणी में लगाते रहे गोते। और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु सामाजिक संस्था सुबह बनारस ने किया कार्यक्रम, दिलाई शपथ। और अब समाचार विस्तार से। राज्य रियायती शर्तों पर आसान वित्तीय पहुंच की सुविधा के लिए लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा देने के विचार पर पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला के दूसरे और अंतिम दिन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में विशेष सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को कहा कि राज्य रियायती शर्तों पर आसान वित्तीय पहुंच की सुविधा के लिए लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर सकते हैं। कार्यशाला के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल ने राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों एसएलपी पर प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सुमिता डावरा ने राज्यों से अपील की कि वे पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों पर जागरूकता पैदा करने और एक कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अंतर विभागीय बैठकें आयोजित करें। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सिस्टम दोनों के लिए जरूरी हस्तक्षेपों को समझने के लिए निवेशकों और क्षेत्रीय व्यापार संघों के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा कि राज्य रियायती शर्तों पर आसान वित्तीय पहुंच की सुविधा के लिए लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर सकते हैं। राज्य कुशल माल प्रवाह प्रबंधन के लिए शहर रसद समितियों की स्थापना करें और शहर रसद योजनाओं का विकास करें। 2 दिवसीय कार्यशाला में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 120 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। आज हमने लॉजिस्टिक्स पर एज अ होल फोकस करा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सही है पर जो लॉजिस्टिक्स प्रोसेसेस हैं उसमें कुछ रेगुलेटरी प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे हमारे कस्टम्स के रहते हैं या कॉमर्स मंत्रालय के रहते हैं। कुछ नॉन रेगुलेटरी प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, पोर्ट्स में मूवमेंट से रिलेटेड, कंटेनर मूवमेंट, इस तरह। तो आज हमने लॉजिस्टिक्स, ईज ऑफ डूइंग लॉजिस्टिक्स, ये प्रोसेसेस को कैसे हम सिंप्लीफाई करें और इनको कैसे स्ट्रीमलाइन करें, इसके ऊपर हमारा फोकस रहा है। इसमें भी सभी स्टेट्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने बताया है कि वेयर हाउस लगाने के लिए या बाकी लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क्स में 10% लैंड को ईयरमार्क करने का एक निर्णय ले लिया है, जिससे लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज डेवलप हों और हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को और उनके जो गुड्स बनते हैं उसकी मूवमेंट को बढ़ावा मिले। नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद सुभाषपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नगर निकाय चुनाव में सुभाषपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ऐसे में बात की जाए तो सुभाषपा अपने प्रत्याशियों को अब पूरे दमखम के साथ मैदान में उतार रही है। प्रत्याशियों का भी कहना है कि इस बार निकाय चुनाव में हमारी पार्टी ही पूर्ण बहुमत से जीतेगी और पूरे दमखम के साथ हम वार्डों में पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। हमारे इस बार का मुद्दा वार्ड में सरकार के द्वारा दी गई सहायता जन जन तक पहुंचाएंगे और जिनके पास घर नहीं है उनको आवाज देंगे। बिजली, पानी, चक रोड, नाली की हर वार्ड में समस्या है, उसका हम निदान करेंगे। पिछले पार्षदों ने सिर्फ जनता को ठगा है, काम के नाम पर जनता को छला है। हमें सुभाषपा प्रत्याशी घोषित किया है तो हम पार्टी के निर्देशानुसार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निराकरण कर रहे हैं। सुभाषपा प्रत्याशी ने कहा कि जनता की कोई भी समस्या हो वह आए हमारे यहाँ, हम उसका निराकरण कराएंगे और पार्टी की नीतियों पर चलने का भरपूर प्रयास करेंगे। जो पार्टी ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है उसका हम भरपूर संवहन करेंगे। हम लोगों के पास सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे गली में बहुत सारे चीज़ सीवर नहीं है और सीवर के जो हैं भी उसके मेन होल खुले हुए हैं, बिजली के पोल नहीं हैं, बहुत सारी जगह भी नया नवसृजित वार्ड है वहाँ पे खड़ंजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाजी मिट्टी का रोड बना हुआ है, कॉलोनियाँ डेवलप हो गई हैं। गांव में जो गांव का इलाका है वहाँ पे जो औरतें हैं, पिछड़ी जाति की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, खासकर राजपूत बिरादरी के लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उनके यहाँ कोई संसाधन नहीं, सिर्फ घर में खाना बनाती हैं औरतें, उनके पास कोई काम नहीं। सोचेंगे, विचार किया जाएगा, उनके लिए प्रयास किया जाएगा कि उनके लिए कोई न कोई
छोटे मोटे घर में काम करने वाले कुटीर उद्योग टाइप काम शुरुआत कराया जाए। रेलवे के पुराने हो चुके कोच अब आलीशान रेस्टोरेंट की शक्ल में नजर आएंगे। इस कोच को बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। रेलवे अपने कबाड़ को भी नए ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। रेलवे के पुराने हो चुके कोच अब आलीशान रेस्टोरेंट की शक्ल में नजर आएंगे। इस कोच को बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। ऐतिहासिक नगरी के वाराणसी जंक्शन यानी कैंट रेलवे स्टेशन पर इस रेस्टोरेंट वाला कोच के फर्नीचर, लाइटिंग आदि का कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही काशी और दूर दराज से आने वाले यात्री अब इस रेस्टोरेंट में बैठकर वेज खाने के साथ वाराणसी के प्रसिद्ध व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसमें बैठकर आपको ट्रेनों के एसी कोच में बैठकर भोजन करने का एहसास होगा। इसके साथ ही इसमें बैठे लोगों को चलती ट्रेन में बैठकर भोजन करने का भी एहसास होगा। कैंट स्टेशन पर खुलने वाला यह कोच रेस्टोरेंट पूर्वांचल के लिए नया होगा, लेकिन इससे पहले करीब 7 रेलवे स्टेशनों पर ऐसा रेस्टोरेंट खोला जा चुका है। रेलवे की इस सोच के साथ ही लोगों के लिए यह मनोरंजन के साथ ही कमाई का जरिया भी बनेगा। यह कोच रेस्टोरेंट को रेलवे स्टेशन परिसर में बनाया गया है। यहाँ लोग आराम से बैठकर लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में डिलक्स प्रतीक्षालय के पास 4 दीवारी से सटाकर कोच रेस्टोरेंट बनाया गया है। नीचे रेलवे ट्रैक और ऊपर रेलवे कोच। बाहर से देखने में ट्रेन कोच, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही आध्यात्मिक नगरी काशी की झलक देखने को मिलेगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट, सारनाथ, रामनगर किला सहित अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लोकार्पण की तैयारी है। शहरवासी इस कोच में बैठकर बनारसी समेत अन्य प्रांतों के व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। कचौड़ी, जलेबी भी मिलेगी। इस कोच रेस्टोरेंट में एक साथ 40 से 50 लोग बैठकर व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। हर टेबल के पास एक खिड़की है। प्री रिकॉर्डेड गीत भी बजाए जाएंगे ताकि आप सफर में होने का एहसास कर सकेंगे। संस्कृति व संगीत में भी बनारसीपन की झलक मिलेगी। एलईडी स्क्रीन पर गंगा घाट और यहाँ के प्रमुख स्थलों को दिखाया जाएगा। कोच की साज सज्जा और अन्य तैयारियों की जिम्मेदारी एक कंपनी को सौंपी गई है। कोच में गंगा घाट, ऐतिहासिक धरोहरों और महापुरुषों के चित्र भी होंगे। एडीआरएम लालजी चौधरी ने बताया कि रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि कोच 15 मई तक बनकर तैयार करने के लिए तिथि निर्धारित की गई है और उन्होंने बताया कि इससे रेलवे को लगभग 22 लाख रुपए प्रति वर्ष का फायदा होगा। एक कर्मचारी ने बताया कि करीब 1.25 करोड़ की लागत से कोच बनाए जा रहे हैं। कर्मचारी कुलदीप ने बताया कि इससे पहले भोपाल, जबलपुर, इटारसी, अमरावती, अखोड़ा व नागपुर में इस तरह कोच बनाए जा चुके हैं। इस काम में महाराष्ट्र से आए करीब 25 से 30 श्रमिक लगे हुए हैं। सभी रहने वाले तो यूपी और बिहार के हैं, लेकिन महाराष्ट्र में रहकर इस तरह के कार्य कर रहे हैं। नादर रेलवे के लखनऊ डिवीज़न के ये सब डिवीज़न वाराणसी में कोच रेस्टोरेंट दिया गया है एक आउटसाइड एजेंसी को। यहाँ पे काम चल रहा है और ये ओपन बिड टेंडर पे सिस्टम पे हुआ है। इससे रेलवे को प्रतिवर्ष जो है 22 लाख की आमदनी होगी और इसकी जो कार्य जो है प्रगति पर है। उम्मीद है कि 1 महीना मतलब 15 मई तक ये बनके तैयार हो जाएगा। क्या खास होगा सर खाने में? किस तरह खाने का पूरा बनारस का जो बनारस टेस्ट है, बनारसी संस्कृति है और वेजिटेरियन होगा, जो यहाँ का कल्चर है उसके साथ होगा। ये जो है अनपेड एरिया में है। यहाँ पे कोई भी सामान्य सिटी के लोग भी रेलवे की जो सुविधा या टिकट वाले या कोई भी यहाँ पे ओपन टाइप का यूज कर सकते हैं। हम खड़े हैं कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक बोगी खड़ी की गई है। ये बोगी पहले लाखों लाख यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया। उसके बाद अब यह सर्कुलेटिंग एरिया में खड़ा किया गया है और अब इसका एक नया कार्य इसको दिया जा रहा है। वो है वाराणसी सहित वाराणसी में आने वाले यात्रियों को और जो वाराणसी के लोग हैं उनको नए तरह के व्यंजनों का स्वाद दिलाएगा, जिसमें पूरी तरह से यह बनारस की जो खास लोकल व्यंजन होंगे वो रहेंगे और शाकाहारी भोजन इसमें लोगों को दिया जाएगा। और बात की जाए इसके तैयार होने की, तो जो अभी हमारी बात हुई है रेलवे के आला अधिकारी से, तो उन्होंने बताया कि 15 मई तक लगभग ये बन के तैयार हो जाएगा और वो इससे रेलवे को लगभग प्रतिवर्ष 22 लाख रुपए का इनकम होगा। कैमरा पर्सन बाबूलाल सिंह के साथ मैं पंकज मिश्र, सिटी चैनल वाराणसी। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance
facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था। शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9454995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संकट मोचन संगीत समारोह शताब्दी वर्ष की दूसरी निशा में बाबा के दरबार में गायन, वादन और नृत्य की अद्भुत गंगा बही। संकट मोचन संगीत समारोह शताब्दी वर्ष की दूसरी निशा में एक से एक कलाकारों ने भगवान संकट मोचन के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। दर्शकों को नृत्य, गायन व वादन तीनों कलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। समारोह की दूसरी निशा का आगाज पद्मश्री शिवामणि व यू राजेश ने मैंडोलिन व ड्रम बजाकर किया। इसके बाद श्री शशांक ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। वहीं अरमान खान ने जहां गायन से महफिल सजाई तो इसके बाद पंडित शशांक सुब्रमण्यम का बांसुरी वादन, तलत अजीज का सुगम संगीत, त्रिमत्ते श्रीनिवास का गायन, पंडित तरुण भट्टाचार्य का संतूर व संगीता कुट्टी कुलकर्णी का गायन हुआ। कार्यक्रम भोर तक चलता रहा। इस दौरान सुधीजन श्रोता संगीत के त्रिवेणी में गोते लगाते रहे। वहीं पहली बार अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले श्रीषा शशांक ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में कहा कि दर्शकों का प्यार देखकर मेरे पास यहाँ कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है और मुझे अगर हर साल यहाँ बुलाया जाता है तो मैं जरूर यहाँ आना चाहूँगा। पहली बार है कि मैं वाराणसी आ रही हूँ, बनारस आ रही हूँ। मुझे बहुत ही कहने को मुझे वर्ड्स नहीं है, बट बहुत खुशी हो रही है और ये एक रोमांचन जैसा एक एक्सपीरियंस। और मैं जब ये क्राउड को देखा तो इट इज़ जस्ट अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव। क्या फिर दोबारा बनारस? डेफिनेटली, बिल्कुल मैं आना चाहूँगी, हर वर्ष आना चाहूँगी मैं। थैंक यू सो मच। बनारस घूमी आप, कैसा लगा? बहुत ही सुंदर। मैंने विश्वनाथ जी का दर्शन भी किया था कल। बहुत ही सुंदर, जस्ट ब्यूटीफुल।
सुबह बनारस द्वारा श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को पानी की बर्बादी रोकने के लिए शपथ दिलाई गई। गिरते जा रहे भूजल स्तर, अधिकांश घरों में दैनिक कार्यों में पानी की कमी से हो रही किल्लत को देखते हुए जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल एवं व्यर्थ में पानी की बर्बादी न करने के साथ साथ इसके अनावश्यक रूप से हो रहे बर्बादी को गंभीरतापूर्वक रोकने तथा जल संरक्षण के लिए अपने पास पड़ोस के पड़ोसियों को डोर टू डोर अपील के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करने हेतु भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी मुकेश जायसवाल, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे, कोषाध्यक्ष नंदू जी टोपी वाले के नेतृत्व में शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश में लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है। वहीं इस समस्या का समाधान करने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना भी एक गंभीर विषय है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अभी भी हमारे देश के करोड़ों लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। इस समस्या के समाधान का एक तरीका जल संरक्षण है। ऐसे में आवश्यक है कि हम पानी के सदुपयोग और वर्षा जल को संग्रहित करने के महत्व को समझें, क्योंकि जल ही जीवन है। सभी छात्राओं को यह शपथ दिलाए हैं कि वह अपने अपने घरों पर जाकर अपने परिवार वालों, अपने आसपास के पड़ोसियों को जागरूकता के तहत जागरूक करेंगी कि वह अगर पानी व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं तो उसको बर्बाद ना करें। देखा जाता है कि आरओ में घर घर में आरओ लग चुका है, लेकिन जितना पीने का पानी आरओ से तैयार होता है उससे ज़्यादा बर्बाद भी होता है। तो आरओ का पानी जो है, जो बाहर फालतू फेंकता है, उसको एकत्रित करें, उससे घर के अन्य कामों में उसका इस्तेमाल करें और पानी की बर्बादी से बचें। भोजपुरी अध्ययन केंद्र BHU के राहुल सभागार में मानस पत्रिका द्वारा बहुभाषी कविता पाठ के अंतर्गत कविता का समय विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। मानस पत्रिका के तत्वावधान में भोजपुरी अध्ययन केंद्र BHU के राहुल सभागार में बहुभाषी कविता पाठ के अंतर्गत कविता का समय विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कवि व आचार्य हिंदी विभाग BHU प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ गीतकार हीरालाल मिश्र मधुकर रहे। इस अवसर पर हीरालाल मिश्र मधुकर व भोजपुरी गीतकार हरेराम त्रिपाठी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में बोलते हुए वरिष्ठ कवि श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि यह समय कविता के सांस्कृतिक पहचान का समय है। कविता अपने समय का बयान देती है और बदलाव का आधार भी। उन्होंने आगे कहा कि हमारे समय की कविता को स्मृति से जुड़ना होगा, तभी वह भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। स्मृति विहीन कविता निरर्थक होती है। मुख्य वक्तव्य देते हुए वरिष्ठ गीतकार हीरालाल मिश्र मधुकर ने कहा कि कविता संस्कृति का मेरुदंड है। उसमें अपने समय की अनेक हलचलें मौजूद होती हैं। कविता अपने समय की छानबीन है। भोजपुरी के प्रतिष्ठित लेखक हरेराम त्रिपाठी चेतन ने कहा कि कविता समय में होकर समय के पार जाती है। कवि सरफराज आलम ने कहा कि अदृश्य स्थितियों की शिनाख्त करना आज के समय में कवि का दायित्व है। वैश्वीकरण के अंतर विरोधों की शिनाख्त करना आज कविता का दायित्व है। हल्द्वानी से पधारे युवा कवि कुमार मंगलम ने कहा कि कविता में हमारे समय में प्रकृति की चिंताएं बढ़ी हैं। संकट के समय में कविता ही काम आती है। इस अवसर पर उन्होंने विस्तार से कोरो जीविता की सिद्धांतिकता पर बात किया। इस पर चर्चा सत्र के बाद श्री प्रकाश शुक्ल की अध्यक्षता में बहुभाषी कविता पाठ किया गया, जिसमें हीरालाल मिश्र, हरेराम त्रिपाठी, सरफराज आलम, कुमार मंगलम, गोलेंद्र पटेल के साथ मनोकामना शुक्ल, नीलेश देशमुख, नीलम गुप्ता, हिमांशु तिवारी, अंकित मिश्र, गौतम राज, विक्की मध्येशिया, मनोरमा, सौम्या मिश्र जैसे कई युवा कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी। कार्यक्रम का संचालन अंकित मिश्र ने किया। स्वागत आर्यपुत्र दीपक ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शोध छात्र राकेश गुप्ता ने दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर विंध्याचल यादव, पंडित भोलेनाथ त्रिपाठी, राहुल गुप्ता के साथ भारी संख्या में छात्र व शिक्षक मौजूद थे। मानस पत्रिका के तत्वावधान में कविता का समय पर एक बातचीत रखी गई है और उसके साथ साथ बहुभाषी कविता पाठ भी रखा गया है। सबसे रोचक बात यह है कि केंद्र के इस सभागार में पहली बार बहुभाषी कविता पाठ के अंतर्गत 22 युवा कवि भाग ले रहे हैं, जिसमें मराठी के, बंगला के, हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के और भोजपुरी के कवि अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।